स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया डिफेंस सिस्टम सिविक्स का लेसन नंबर 3। सो ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी, उसका मीनिंग एंड वेज टू सेफगार्ड इट। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, हम लोग विच आर द डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देन पैरामिलिट्री फोर्सेस, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इट्स मीनिंग एंड challenges. These are the things that we are going to study in this chapter. तो सबसे पहले ना, काफी many times we see that there are conflicts among the different nations, या जो दो नेशंस होते हैं उनके बीच में झगड़ा होता है। तो कैन यू टेल मी कि कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो झगड़ा हो सकता है, या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट्स? कैन यू थिंक अबाउट इट? जस्ट राइट डाउन इफ यू नो द आंसर। ओके, डन। तो सबसे फर्स्ट हमारा रीजन क्या है? बाउंड्रीज है ना। जनरली कौन सी अगर सपोज वी आर शेयरिंग द बाउंड्रीज, तो विच पार्ट, हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है उन्होंने अपना पार्ट ले लिया है, कभी कभी उनको ऐसा लगता है हमने उनका पार्ट ले लिया है। सो वन ऑफ द रीजन इज बाउंड्री। देन अनदर रीजन इज वाटर शेयरिंग। समटाइम्स यू नो, इफ वन रिवर पास, अगर एक ही रिवर पास होती है दोनों कंट्रीज में, तो इवन उससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अग्रीमेंट्स करते हैं तो उसके रिलेटेड भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव है, उसका देश मेरे देश से आगे कैसे, तो यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो ब्रिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या था? इट वाज कंपटीशन ओनली, कि आज that nation is acquiring so many territories, so why should I be lag behind? And because of that only world war took place. So this is also one of the reason. And you know, sometimes the people from other country, they come छुप छुप के आके सेटल होते हैं, या फिर हम किसी को शेल्टर देते हैं, तो इवन दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन ऑफ द conflict. So these are the reasons where a conflict arises among the nations. Now national security की, suppose if we talk about national security, okay, तो sovereign का मीनिंग क्या होता है? फ्री। तो फ्री नेशंस है ना, जनरली इन टुडेज वर्ल्ड if we will see, we generally all the nations believe in peace. तो सॉवरेन नेशंस दे ऑलवेज ट्राई टू कॉपरेट विथ ईच अदर। वो लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। इट कुड बी एनी ऑफ द रीजन, सम ऑफ द रीजन वी हैव seen in the previous slide. Okay, so sometimes there may arise conflict between the nations, and ye conflict generally what we do, what the countries do, that they try to solve it through negotiations, compromise, discussions, है ना। negotiations के through compromise, तो वो try करते हैं solve करने का। it can be solved, okay, many times it is solved, but sometimes it might happen, ओके, इट माइट हैपन कि वो सॉल्व नहीं हो रहा है नेगोशिएशन से, कॉम्प्रोमाइज से नहीं हो रहा है, एंड वॉट एवर एफर्ट्स वी आर पुटिंग इट फेल्स, तो इट मे टर्न इनटू वॉर। और अगर वॉर हुआ तो naturally we have to be updated, then national security is in danger. तो during that time, and there are many ways to safeguard national security. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जनरली जो भी हमें अटैक होता है, या फिर जो भी हमें एक्सटर्नल थ्रेट होता है, वो कौन से एरिया से ज्यादा होता है, या फिर अगर पहले के जमाने में अगर कहाँ पे भी वॉर होता था तो वो कहाँ पे होता था? कैन यू टेल मी दैट, और कैन यू थिंक अबाउट दैट? यस, इट इज बॉर्डर्स, है ना। कभी भी कुछ भी अटैक होता है या जो भी होता है, थ्रेट कहाँ से रहता है? इंटरनल थ्रेट तो होता है, इंटरनल थ्रेट भी होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल थ्रेट। बाहर का थ्रेट जनरली कहाँ पे होता है? एट द बॉर्डर एरियाज। सो नेशनल सिक्योरिटी इज मोर एंडेंजर्ड बाय द नेशंस हु आर ज्योग्राफिकली क्लोजर। जो ज्योग्राफिकली क्लोजर है ना, उनसे हमें ज्यादा खतरा रहता है ना। तो इसके लिए वो थ्रेट हमें आइडेंटिफाई करना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट थ्रेट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू असेस दैट थ्रेट। एंड इसके लिए ओके, है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था कि देयर वर सम वॉर्स व्हिच वर फेस्ड बाय इंडिया। तो कैन यू टेल मी कि कौन सी कंट्रीज के साथ वॉर हुए थे, और कैन यू राइट अबाउट दैट? Yes, we had seen in the previous chapters in history, है ना. It was
चाइना में 1962 में हुआ था, पाकिस्तान के साथ 2 वॉर हमारे हो गए हैं। और अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, सी इफ वी कैन सी इंडियाज मैप, वी कैन सी कि चाइना, वी आर शेयरिंग अवर बॉर्डर विद चाइना, वी आर शेयरिंग अवर बॉर्डर विद पाकिस्तान, है ना। सो सबसे फर्स्ट थ्रेट हमारा कहाँ पे होता है, इट इज फ्रॉम द बॉर्डर्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू असेस दिस थ्रेट। और इसी वजह से, और फिर दूसरा क्या होता है ना कि बहुत ही नेसेसरी भी है, ये थ्रेट को अवे रखना भी बहुत जरूरी है। यस, डू यू थिंक दैट? तो उसको अवे रखने के लिए या हमें उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी आर सपोज टू टेक, या हमें कौन सी तैयारी वेल इन एडवांस रखनी पड़ेगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? है ना, एक हमारा मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं रहेगा एंड इफ एनी कंट्री अटैक्स अस वी लूज। देन सेकेंड, मॉडर्न वेपन्स, वी शुड हैव मॉडर्न वेपन्स, हमारे वेपन्स मॉडर्न होने चाहिए। बोलेंगे ना कि अगर सामने वाला, हमारे पास तलवार है और सामने वाले के पास बंदूक है, तो हम तलवार लेके वहां तक, उनके पास तक पहुंचेंगे तब तक तो वो हमें मार देगा। सो वी शुड बी अपडेटेड विद मॉडर्न वेपन्स एंड इवन वी हैव टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड नो डाउट इंडिया इज नॉट बिहाइंड दैट, इन दैट, है ना, इंडिया के पास सारी चीजें हैं। नाउ वॉर जो है ना वो क्या करता है, इट ब्रिंग्स पीस टू डेंजर, है ना। अगर वॉर हुआ मतलब वर्ल्ड का पीस क्या हो गया, डेंजर में आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ नेशंस ऐसे भी होते हैं जो काफी टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर जो हुआ, ओके, व्हेन द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस द सेम थिंग हैपेंड, द कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन टू नेशंस, बट हियर वन नेशन सपोर्टेड दिस नेशन एंड अदर नेशन सपोर्टेड दिस नेशन। तो फाइनली इनको सपोर्ट किया तो ये 4 हो गए, और 2 जन ने सपोर्ट किया, ये 6 हो गए, एंड इट टर्न इनटू वॉर, है ना। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि सपोज इफ हम लोग कोई ऐसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो उनके वेपन्स हम यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट सपोर्ट अस। So that is why it is very much important for the nation to have its own defense system. हमारा खुद का डिफेंस सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है, we all know this, okay। और इंडिया डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसके अंडर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। India's defense system comes under the Ministry of Defense. And India's defense system में कौन कौन आते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। हाँ, which are the 3 things that comes India का defense force? If we talk about India's defense force, then we have army, navy and air force. And suppose अगर हम बात करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आर्मी है तो हमें सबको पता है वो क्या करेगा, it will protect the geographical borders. So what does the army do? आर्मी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट द जोग्राफिकल बॉर्डर, मतलब लैंड एरिया में अगर कुछ भी है तो आर्मी फाइट करेगा, नेवल साइड है, कोस्ट लाइन है तो नेवी, एंड अगर एरियल है तो एयरफोर्स। एंड यू ऑल नो दिस दैट इंडियन आर्मी, जो हमारा इंडिया का आर्मी है ना, इट इज 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट, एंड आर्मी वाइज देखेंगे तो अगेन इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। तो बोलेंगे ना 7th हमारे लिए बहुत लकी नंबर है। देन सपोज इफ वी टॉक अबाउट उनके जो हेड्स होते हैं, तो आर्मी का जो हेड होता है, ओके, द हेड ऑफ द आर्मी, द वन हु इज हेड ऑफ द आर्मी, ही इज कॉल्ड एज जनरल। द हेड ऑफ द नेवी इज कॉल्ड एज एडमायरल, एंड एयरफोर्स चीफ, ओके, एयरफोर्स का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चीफ मार्शल। और आपको पता है इन सबका हेड कौन है? Do you know who is the head of all these 3 people? President. Very good, you guessed it right, है ना। So and that is why they all are, मतलब आर्मी का हेड, नेवी का हेड, एयरफोर्स का हेड, that is general, admiral and chief marshal. All of them are appointed by the president, and he is the supreme commander of chief of all the forces, okay। उनके कंसर्न के बिना कोई भी डिसीजन, वॉर करना है नहीं करना है, पीस, हमें वॉर को एंड करना है नहीं करना है, नो डिसीजंस आर टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर हम डिफेंस की बात करेंगे तो देयर प्रेसिडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
नाउ जैसे कि डिफेंस तो हमने देखा, वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, प्लस उनको सपोर्ट करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी या कभी कुछ होता है तो वी ऑल्सो हैव पैरामिलिट्री फोर्सेस. ओके, पैरामिलिट्री मतलब दे आर नाइदर कंप्लीट मिलिट्री फोर्स एंड नॉर कंप्लीट सिविल फोर्स. वो लोग है ना कंप्लीट मिलिट्री फोर्स भी नहीं है और वो लोग कंप्लीट सिविल फोर्स भी नहीं है. What is their main responsibility? Okay, what do? They help defense forces. Okay, they are the supporters of defense forces. Who? Paramilitary forces. Abhi hum will just see some of their names. Okay, so some paramilitary forces are, one is BSF, that is Border Security Force. Then we have Coast Guard. We have a Central Reserve Police Force, that is CRPF. Then we have a Rapid Action Force, that is RAF. We have National Cadet Corps, that is NCC, and we have Home Guards. Okay, so these are some of the paramilitary forces. Now, what is their main responsibility? उन लोगों का main responsibility क्या है? जैसे कि हमने देखा कि जो आर्मी है वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, जो नेवी है वो अगर नेवी से कोई अटैक करेगा तो वहां पे प्रोटेक्ट करेंगे, आर्मी जो है वो एरियल से कोई अटैक करेगा तो they will do that. So what is their responsibility? What is the responsibility of paramilitary forces? तो उनका responsibility क्या है? Security of important locations. जैसे रेलवे पुलिस फोर्स है, रेलवे साइज का है ना, तो उनका मेन क्या है? इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो है उनका सिक्योरिटी उनके हाथ में होता है. सच एज रेलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी पीपल ट्रेवल. ऑयल डेपोज, वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर रिजर्व्स. देन इवन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट मैन मेड हो या फिर नेचुरल हो. नेचुरल मतलब अर्थक्वेक आया, सुनामी आया. मैन मेड मतलब रायट्स हुआ, ऐसा कुछ भी हुआ, तो वो सबके लिए मतलब उनका जो भी सिक्योरिटी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पैरामिलिट्री फोर्सेस. ओके, एंड इवन एट द टाइम ऑफ पीस कंट्रीज की इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी प्रोटेक्ट करना है. Now first we will see BSF, that is Border Security Force. Border से ही हमें पता चल जाता है, बॉर्डर मतलब वो नेचुरली कहाँ पे रहते रहेंगे? बॉर्डर्स पे रहते रहेंगे. Yes, so from that only we come to know they must be staying at the border. So security of the people. So उनका main responsibility क्या है? To see the security of the people living near the borders. Then second, they prevent smuggling. Third, they patrol the border. Okay, patrol मतलब they guard the border कि कोई बोलते ना illegally nobody is coming or anything, that is called as patrolling the border. या कोई अटैक तो नहीं कर रहा है या ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन रहता है, they all pass. Then we have Coast Guard. नाम से ही हमें पता चल जाएगा ये कहाँ पे रहेगा, ये क्या प्रोटेक्ट करते रहेंगे? Yes, coastline है ना. So it protects India's oceanic borders. फिशिंग ऑक्यूपेशंस जो है उसको भी वो देखते हैं. फिर इवन अगर सी रूट से कोई स्मगलिंग होता है तो दे प्रिवेंट दैट आल्सो. दे प्रिवेंट द स्मगलिंग अलोंग द सी रूट्स. देन वी हैव सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैट इज CRPF. उनका मेन काम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. हाँ, वो जो भी एरिया में है तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. Then rapid action force, ये ना नाम से ही पता चलता है. Rapid means what? Fast, 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 है ना. तो see, their responsibility was, suppose if anything happens, then to bring the normalcy, okay, quickly. So see here, bring people life to normalcy by moving in quickly in the incidents like bomb blast and riots. कभी bomb blasts होते हैं, riots होते हैं, तो you know वहां पे बहुत सारा chaos हो जाता है, बहुत सारा destruction हो जाता है, and means everything should come into normal very quickly, so they all do that. Rapid action force means ये सब forces को अलग अलग responsibility है, मतलब this indicates that they are given the training accordingly. उनको वो सारी training भी दी गई है. Then we have National Cadet Corps, that is NCC. काफी schools and colleges होती है कि जहाँ पे NCC रहता है. Okay, that is National Cadet Corps. तो ये जो एनसीसी रहता है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में क्यों रखा है? ओके, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? कि द मेन एम इज टू इंस्टिल, टू इनपुट लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग अमंग द स्टूडेंट्स. फिर आता है होम गार्ड्स. तो हमारे जो होम गार्ड्स है ना, इट इज नॉट
इट वॉज एस्टैब्लिश प्री ब्रिटिश पीरियड, पहले से था। एंड यहाँ पे कैसा होता है ना, ऐसा कोई ये नहीं होता है, बट citizens can join and assist in the defense of the country. And उनका जो एज रहता है, मतलब ये जो होमगार्ड्स के जो भी ज्वाइन होते हैं, तो उनका जो एज रहता है, their ages 20 to 30 years. Now the main responsibilities first is maintain public security, जो भी public things है उसका security देखना है. Then suppose if there is any riots या फिर कभी स्ट्राइक हो गया तो essential services बंद हो जाता है, तो उसको सप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? होमगार्ड्स का होता है. और अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे काफी लॉकडाउन हो गया था, तो इवन ड्यूरिंग दैट टाइम दे प्लेड अ मेजर रोल. And even at the time of natural disaster, suppose if any natural disaster is there, during that time also essential service है ना, supply of essential service है जो भी रहेगा, तो they just supply to the people or victims of that particular area. अभी इंडिया की सिक्योरिटी को चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी चैलेंजेस हो सकती है? मैंने बता दिया फर्स्ट. ओके, सो इट इज फर्स्ट इज हमारा सबसे मेन चैलेंज है जो पता नहीं कब तक चलने वाला है, एंड इट इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना. तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए सबसे फर्स्ट तो हमने जैसे देखा था, एक तो कश्मीर का इश्यू है, वी ऑल नो दैट. देन वी हैव रिवर वाटर शेयरिंग, इंडस रिवर है, हम लोग शेयर करते हैं, वो है. इनफिल्ट्रेशन, वहां के लोग छुप छुप के इंडिया में आ जाते हैं, एंड बॉर्डर. सो दीज आर द, ये तो रीजंस है. ओके, एंड देन वी हैव इंडिया इन चाइना का भी है. हाँ, 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था. Second, China is trying to establish hegemony over India's neighboring countries, and even border issue is there with India. Then within the country, तो क्या आप मुझे बता सकते हो within the country कौन सा हो सकता है? और just write down कौन सा हो सकता है, just write down कौन सा हो सकता है. वन इज रीजनलिज्म. रीजनलिज्म मतलब रीजन, है ना. हम लोगों ने ऑलरेडी यू हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन योर हिस्ट्री चैप्टर्स, है ना, कि देयर वर मेनी स्टेट्स हु वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, दैट इज रीजनलिज्म. फिर सेकंड वी हैव रिबेलियस मूवमेंट, मेनी पीपल वर रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. आइडियोलॉजी, अगर थिंकिंग सेम नहीं तो चैलेंज आ गया, थ्रेट आ गया, मतलब क्योंकि झगड़ा हुआ तो थ्रेट. रेस, कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग इज देयर, अगेन द सेम थिंग. देन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, नक्सलिक मूवमेंट जो हम लोग आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो किसका रिजल्ट था? इट वाज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सो दिस इज विद इन द कंट्री. आउटसाइड कंट्री बोलेंगे तो चाइना और पाकिस्तान का ज्यादा थ्रेट था. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विच वी आर फेसिंग, या हम बोलेंगे कि बहुत ही ग्रेव है, ओके, बहुत ही डेंजरस है, या वी विल से दैट इट इज द बिगेस्ट चैलेंज इज टेररिज्म. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही टेररिज्म है, टेररिज्म इज ग्लोबल चैलेंज, पूरे वर्ल्ड में इट इज देयर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड दिस चैलेंज. फिर आता है हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी, है ना. तो एम, अभी पहले हम क्या करते थे, हमारी कंट्री को बचाना है हमारे, लेकिन अभी हमारा एम, इट इज नॉट ओनली अवर कंट्री बट इवन टू सेफगार्ड द ह्यूमन. मतलब नाउ वी, human security refers to human centric thinking, means we are not thinking about any particular thing, but we are thinking about the development or betterment of human beings. Okay, so सबसे first responsibility क्या होता है कि whatever dangers are there, humans should be protected from all sorts of danger, चाहे वो war हो, कोई disease हो, whatever it is there, but humans should be protected from all sorts of danger. And second thing, human beings should be given opportunity. अभी किसमें opportunities मिलना चाहिए उनको? One is education, है ना, and second is health. उनको education की, they should be given all the opportunities in which they can get proper education. Health facilities भी उनको देनी चाहिए. And थर्ड इज डेवलपमेंट, है ना. और अगर ये दो चीज है, सपोज इफ एजुकेशन एंड हेल्थ इज देयर, देन नेचुरली उनका डेवलपमेंट हो जाएगा.
And then there are some challenges also for human security. So now we will see what are the challenges. फर्स्ट, सबसे फर्स्ट हमने देखा टेररिज्म, और वो ह्यूमन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बिकॉज यू नो दिस टेररिस्ट, उनका टारगेट जो होता है ना वो कॉमन पीपल होता है. वो ऐसा नहीं है कि भाई बॉर्डर पे आके या सिर्फ मिलिट्री लोगों को वो लोग डराएंगे धमकाएंगे करेंगे. नो, देयर मेन टारगेट इज कॉमन पीपल. इसीलिए तो वो ब्लास्ट एंड एवरीथिंग हैपेंस है ना, इनोसेंट पीपल को टारगेट करते हैं. उनका एम क्या होता है? क्रिएट फियर अमंग द पीपल, मींस दैट इज थ्रेट टू द ह्यूमन बीइंग्स. So it is very important to end terrorism, क्योंकि terrorism end हो गया ना तो somewhere these people will be relaxed. Then second is what? Pollution. So pollution is responsible for the changes in the environment. आज हम लोग जो global warming या whatever we say, तो even that is there. और उसकी वजह से at many places there are acid rains and everything. So which is also threat to the human beings. And disease. आज की डेट में हम देख ही रहे हैं, है ना. पहले एड्स आया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था, एंड मेनी पीपल वर डाइंग. देन चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, एबोला. आज की डेट का अगर हम बोलेंगे तो कोरोना वायरस, इवन दैट, है ना. एंड द पीपल आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ये जो वायरस है वो भी क्या है? डेंजर है ना ह्यूमन बींग्स के लिए. लोगों को हो रहा है और फिर 1 मंथ के लिए ऐसे देखा जाए तो भले अभी रिकवरी भी इतना ही हो गया है, but then too the people are suffering from it, and so it is a challenge. So ऐसी और भी आगे जाके भी कुछ ना कुछ आ भी सकती है. It's like that. So now what happens, you know, तो protect, so it is the responsibility, okay, even national security में भी आता है और ये world security में भी आता है कि human beings को ऐसी diseases से भी प्रोटेक्ट करना. that is also a challenge for the government, है ना. government tried a lot, है ना. कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए कितना ट्राई किया, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं. एंड दे आर ट्राइंग, एंड नो डाउट वन डे they will be success in that. So these are the things which we studied in this chapter, and from this point we come to an end of our chapter. So हमने क्या किया, एक recapitulation कर देते हैं कि सबसे फर्स्ट, when there is a conflict among the nation it may turn into war. तो इसके लिए डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है. अवर सिक्योरिटी सिस्टम या नेशनल सिक्योरिटी इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड अवर डिफेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. आर्मी protects the geographical borders, navy protects the coastal area, and air force protects the aerial area. आर्मी का हेड जो होता है he is called as general, the head of the navy is called as admiral, एंड एयरफोर्स के हेड को क्या बोलते हैं? चीफ मार्शल. नाउ ऑल द हेड्स जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेड है, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस. देन वी आल्सो हैव पैरामिलिट्री फोर्सेस. उसमें हमने देखा कि बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, स्मगलिंग को प्रिवेंट करता है, एंड पेट्रोलिंग द बॉर्डर. देन वी हैव कोस्ट गार्ड हु protects the on the oceanic lines and even prevents smuggling और fishing activity को भी control करते हैं. Then we have rapid action force, जो कभी भी ऐसा कुछ bomb blast या riots होता है तो bring everything into normalcy. फिर home guards जो होते हैं वो क्या करते हैं? essential service, strikes या riots होता है वो टाइम पे वो लोग provide करते हैं. फिर public security, and then we have NCC, that is among the students. Why? To instill love and discipline and military training among the students. Then what are the challenges to India's security? तो उसमें हमने देखा कि जो challenges है तो उसमें काफी है. उसमें से main है, one is we have a dispute between India and Pakistan, we have a dispute between India and China, and many challenges are within the country, जिसमें regionalism था, race था, inequality है. Then we have inequality, regionalism, race, and many more. Then human security. Now we are giving concentration to human security also. So human security refers to what? Human-centric thinking. Okay, we have to see that we have to remove the human from all sorts of danger. Okay, and what are the challenges to human security? One is terrorism. So it is very important क्योंकि terrorism क्या करता है? Innocent people, common people को target करता है. Terrorists जो होते हैं वो उनको ही attack करते हैं. So it is very important to end them. Second is pollution, and third is disease. So I hope you all have understood the chapter.
तो अभी हम एक छोटा सा जस्ट एक देख लेते हैं हमें कितना याद है और कितना नहीं है. So let's test our knowledge. So who is in charge of protecting airspace? Yes, Air Force. Who protects the coastline? Navy. So say whether true or false. Coast Guard was established in pre-independence period. True or false? False. It was not Coast Guard, but it was Home Guard. Which paramilitary force maintains law and order? Central CRPF, that is Central Reserve Police Force. What is the biggest challenge to India's internal security? It is terrorism. Internal security. Terrorism लोग अंदर से ही अटैक करते हैं ना, ऐसा नहीं है बॉर्डर पे अटैक करते हैं. As I told you before, they attack common people. Whom does terrorism targets? Terrorism किसको टारगेट करता है? अभी मैंने बताया आपको. Yes, common people. So very good. I hope that you all have understood the chapter. And now we'll end the session.